जय आहूजा जी, मैं आपसे पहली चीज़ जो जानना चाहता हूँ ये है कि सीएए जब हम ये मान रहे थे कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जिसके खिलाफ शाहीन बाग खड़ा हुआ, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, बिल्कुल फर्जी आंदोलन खड़ा हो गया। उसके चलते सरकार ने अपने आप को बैक ट्रैक किया है। उसका जो काम आप कर रहे हैं निमित्त के इनके माध्यम से, जो हिंदू और सिख वहां से पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से विस्थापित होकर आ रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहले आप वो हमें बता दीजिए। जी, नीरज जी, ये मूल विषय समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी। एक तो प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप या प्राथमिकता पे नागरिकता या जरिए नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक बनने का जो अधिकार है, वो 1955 का एक्ट इन लोगों को देता है, स्पष्ट रूप से देता है। प्राकृतिक रूप से कोई कैसे नागरिक हो सकता है, समझिए। सेक्शन 51C ये कहता है कि भारत के नागरिक की यदि शादी किसी विदेशी नागरिक से हुई है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और वो भारत में 7 वर्ष से रह रहा है, तो चूंकि वो जीवन साथी है तो नहीं जाएगा ना कहीं और, तो उसको प्रेफरेंशियल 7 ईयर्स के बाद में सिटीजनशिप के लिए क्लेम करने का अधिकार है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेक्शन 51D ये कहता है कि माता पिता दोनों वैधानिक प्रक्रिया से या तो भारतीय बन गए हैं, या फिर माता पिता भारतीय हैं, या जैसे समझिए कोई कोई दंपत्ति जर्मनी चला गया, वहां उनका सब अच्छा चल रहा था, जर्मनी में बच्चा पैदा हुआ, उसका जर्मन पासपोर्ट ले लिया, समय खराब हो गया, वापस भारत आ गए, तो बच्चा तो जर्मन नागरिक बन के आया है। तो ऐसे बच्चे, नाबालिग बच्चे को भी 7 वर्ष बाद में माता पिता चूंकि भारतीय नागरिक हैं, भारत की नागरिकता लेने का अधिकार है। प्राकृतिक रूप से अधिकार कैसे मिलता है उस पर बात कर रहे हैं। और बालिग बच्चे को, वयस्क बच्चे को सेक्शन 51E में नागरिकता लेने का अधिकार है। मैंने आपको C, D और E बताए हैं, 51A नहीं बताया। 51A क्या कहता है, यदि आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक है, अब इसमें बांग्लादेश इंक्लूड इसलिए है क्योंकि जब एक्ट बना था तब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, और पूर्वी पाकिस्तान का उत्तराधिकार बांग्लादेश को मिला, इसलिए बांग्लादेशी माइनॉरिटीज इसमें शामिल हैं। तो यदि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हैं, आप 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, और आपके पास में ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि आपके माता या पिता में से कोई एक अविभाजित भारत का नागरिक था। यानी राइडर क्या है, या तो आप खुद अविभाजित भारत के नागरिक थे, या आप उनकी पहली पीढ़ी हैं, तो आपको ये अधिकार मिलता है कि आप अर्ली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब अल्पसंख्यक कौन होंगे ये भी 1955 के एक्ट ने स्पष्ट बताया हुआ, नॉन मुस्लिम्स इन देशों के अल्पसंख्यक माने जाएंगे। तो ये लॉ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी टेरिटोरी यानी इसका क्षेत्र कौन सा होगा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान होगा। बांग्लादेश अपने आप शामिल हो गया क्योंकि वो पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के उत्तराधिकार के रूप में सामने आया। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है, ये आपको 2 मिनट में मैं बताता हूँ। एक तो क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे बर्मा के हिंदू रोहिंग्या कन्फ्लिक्ट में भारत आए हुए, उनको रिलीफ दी गई क्या, नहीं दी गई। तो क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 1 लाख भूटानी हिंदू भारत में बैठे, राजशाही के खिलाफ जो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, उस समय जो इंसर्जेंसी फैली वहां पे, उसमें काफी भूटानी हिंदू भारत में पलायन करके आ गए थे, उनको भी नहीं शामिल किया। और तमिल हिंदुओं को भी इस एक्ट में शामिल नहीं किया। तो क्षेत्राधिकार में कोई अंतर नहीं आया, और लाभार्थियों की श्रेणी में कोई अंतर नहीं आया। तो ये एक्ट एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? अगर ये एंटी मुस्लिम है तो फिर ये नेहरू जी की सरकार ने बनाया है, ये मोदी जी ने नहीं बनाया इसको एंटी मुस्लिम। तो ये समझने की बात है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या मांगा था? हमने ये मांगा था कि 1947 से पहले जन्म के प्रमाण वाली पीढ़ी लगभग चली गई, अब वो लोग भारत में नहीं है। अब 1950 में नेहरू लियाकत समझौते के कारण आपको पूरी तरीके से ये मतलब अनिवार्य आपके ऊपर शर्त लागू है कि आप हर पाकिस्तानी अल्पसंख्यक को भारत में शरण देना आपको पड़ेगा, आप ना नहीं बोल सकते। तो हमने कहा कि जब आप शरण दे रहे हो उस इंटरनेशनल ट्रीटी, वो जो एक संधि हुई है उसके तहत, तो फिर आप इनको समय पे नागरिकता दे दो, नहीं भारत के मुख्य धारा में आ जाएंगे। ये सड़ रहे हैं कच्ची बस्तियों में, ये एक शहर के बाहर नहीं जा सकते, ये कोई ढंग का काम नहीं कर पाते, इनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा प्रॉपरली नहीं मिल रही है, तो इनको यहाँ सड़ा सड़ा के जिंदगी जीने देने से अच्छा ये है कि आप इनको मुख्य धारा में ले आए। हमारे आग्रह का करुणापूर्ण तरीके से भारत सरकार ने सुना, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 1947 वाली शर्त हटा दी गई है।
तो अब पूरा परिवार एक साथ एक ही दिन 5 वर्ष पूरे होते ही नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन था, पर वो अभी तक लागू नहीं हुआ। आज से 10 दिन पहले माननीय नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि हमने नियमावली बनाने के लिए 6 माह का समय और मांगा है। उसके बाद में मैं दिल्ली भी गया, उस समय मेरी आपसे और अंकुर भाई से बात भी हुई। मैं सब बड़े लोगों से भी मिला, मुझे उन्होंने आश्वस्त किया है कि कुछ और अच्छा होने वाला है, थोड़े समय प्रतीक्षा करो। तो मैंने कहा साहब वो प्रतीक्षा तो कर लेंगे। अब आज जिस विषय पे हम मिले हैं मैं वो बताता हूँ। क्या हो रहा है अंकुर जी, 2016 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा आदेश किया कि कलेक्टरों को नागरिकता देने के लिए 16 जिलाधीशों को हम अनुमति दे रहे हैं, सीधे पावर डेलीगेट कर रहे हैं। तो राजस्थान में 3 जिला कलेक्टरों को नागरिकता देने के अधिकार मिले, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। इसके अलावा राजस्थान में 30 जिले और हैं, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी के 30 जिलों के लिए राजस्थान के गृह सचिव को अधिकृत कर दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि भाई जिनको 7 वर्ष से अधिक हो गए, यानी जो 31 दिसंबर 2009 तक भारत में प्रवेश ले चुके हैं, उन सबको एक्सपायर्ड पासपोर्ट ही सरेंडर कर देना है जिला कलेक्टर में। उनको पाकिस्तान एम्बेसी जाके पासपोर्ट सरेंडर करके नागरिकता त्याग पत्र प्रमाण पत्र लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मात्र एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे एक डिक्लेरेशन दें कि हमने अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से, होशो हवास में पाकिस्तान की नागरिकता का त्याग कर दिया और हम भारत के नागरिक बनने के लिए हमारे आवेदन को मंजूरी दी जाए, उस पर ही इनकी नागरिकता हो जाएगी। अब हम लोगों ने सतत काम करते हुए ऐसे लोग जिनका अराइवल बिफोर 31 दिसंबर 2009 था, उनकी ज्यादातर लोगों की नागरिकता पुराने एक्ट के प्रावधानों में करा दी है। तो अब उन सब लोगों को पाकिस्तान एम्बेसी जूते घिसने पड़ते हैं, उनको वहां पे बहुत अपमानित किया जाता है। अभी पीछे भी मैंने काफी मीडिया के मित्रों को वहां भेजा था, न जाने क्यों वो खबर मैनेज हो गई, चली नहीं। लेकिन मीडिया के लोगों ने देखा कि सुबह 4 बजे से लोग लाइन में खड़े होते हैं, 2 घंटे के लिए पाकिस्तान एम्बेसी खिड़की खोलती है। 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति पासपोर्ट सालाना रिन्यूअल के लिए जमा होते हैं। और हमारे जो दलित भाई हैं, मेघवाल है, कोली हैं, बागड़ी हैं, या हमारे ट्राइबल हिंदू जो माइग्रेटेड है भील समाज के, उनके घर में 10-10 परिवारों का कुनबा होना बहुत साधारण सी बात है। तो 60,000 रुपए साल के एक कच्ची बस्ती में रहने वाला निर्धन हिंदू जमा कराएगा? संभव है? नहीं है। 2,000 रुपए प्रति पासपोर्ट में ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पाकिस्तान एम्बेसी के दलाल रिश्वत लेते हैं। 80-80 हजार रुपए बेचारे कहां से देंगे? इस निर्धनता के कारण वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराते। उनकी फाइलें लगा के जैसे तैसे नागरिकता की हम अप्रूवल लेते हैं, तो फिर बात वहीं आके अटक जाती है कि जितना बैकलॉग है, आपने 5 साल से अगर पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कराया तो आपके 80,000 के हिसाब से 4 लाख रुपए का खर्चा करो, पासपोर्ट रिन्यूअल करा के आओ, उसके बाद में उसको सरेंडर करो, फिर 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी 10 लोग हैं तो 80,000 रुपए नागरिकता त्याग पत्र प्रमाण पत्र के दो, उसकी रिश्वत अलग से दो। 5-6 लाख रुपए एक निर्धन परिवार जो खदानों में पत्थर तोड़ रहा है, जो छोटा मोटा ठेला चला रहा है, जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो कहां से देगा? तो उनकी नागरिकता कभी भी संभव नहीं है। पर राजनाथ सिंह जी ने जिस करुणा के साथ में ये आदेश दिया था, ऐसा ही आदेश शिवराज पाटिल जी ने भी दिया। वो हमारा आग्रह क्या था, मैंने जयपुर कलेक्टर साहब को निवेदन किया कि सर ये परेशानी आ रही है और आप इन निर्धन लोगों की सहायता कर रहे हैं अच्छे मन से, अगर ये आदेश की पुनरावृत्ति हो जाएगी तो मैंने एक बकायदा ऑफिशियली उनको ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन पे उन्होंने एक सकारात्मक चिट्ठी लिख करके राज्य सरकार को फॉरवर्ड की। राज्य सरकार में फॉलोअप करके मैंने होम डिपार्टमेंट से वो चिट्ठी पिछले साल अगस्त में भारत सरकार को भिजवाई हुई है। कोविड था, सारी बातें हैं, समझते हैं, पर एक एक साल तक आप जवाब नहीं देते हो ऐसी चीज की, ऐसी बात की जो पहले से की हुई है, मोदी जी की सरकार के माननीय पूर्व गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने की हुई है। उसका जवाब आप देने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये जो बाबू लोगों ने सत्यानाश करा हुआ, अब क्या है देखिए, 2 समस्याएं हो गई। एक तो माननीय राजनाथ सिंह जी से मिलना संभव था, उनसे समय मांगते थे तो वो बहुत करुणापूर्ण तरीके से बात सुनते थे। मैंने समय 5 ही मिनट का मिलता था, लेकिन 5 मिनट में समाधान परक बात होती थी। और जितना काम राजनाथ सिंह जी साहब के समय में हुआ, पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान से आए हुए निरीह लोगों के लिए इतना काम कभी भी नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट की गिनती से कह रहा हूं मैं, आप ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं। अब माननीय अमित शाह जी से एक तो मिलना मुश्किल है, और बाकी लोगों के साथ में मिलकर के कोई समाधान निकलता नहीं है। और एमएचए के अधिकारियों का रवैया राजनाथ सिंह जी के समय भी खराब था, अभी भी खराब है। वो हर बात को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ते हैं। तो हम उनको एक बात कहते हैं
कि नागरिकता के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कंपलसरी है। क्या हमने एक भी हिंदू के लिए उस रिपोर्ट में छूट मांगी है क्या? नहीं मांगी। अगर किसी के ऊपर आपको शंका है उसकी रिपोर्ट खराब है तो मत दीजिए नागरिकता, लीजिए लीगल एक्शन उसके खिलाफ। पर सत्य क्या है? हाँ, सत्य ये कि 1971 से आज तक भारत में आने मतलब उससे पहले का कोई डेटा नहीं है, फिर बॉर्डर फेंस हो गए। अभी तक एक भी हिंदू एब्सकॉन्डर नहीं है, शरणागत हिंदू, यानी अपने स्थान से इलीगली गायब नहीं हुआ है। नंबर वन पॉइंट। एक भी हिंदू ने अपनी सर्वलांस को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने कॉपरेट किया है और बहुत ही नतमस्तक तरीके से भारत के विधान और संविधान की पालना करने का प्रयास किया है। तीसरी बात, एक भी हिंदू एंटी इंडिया कैंपेन में या किसी जासूसी में शरणागत हिंदू डिटेन नहीं हुआ है। एक हिंदू बच्चे को गिरफ्तार किया था, राजस्थान पुलिस की फाइंडिंग्स है, उसके परिवार को हॉस्टेज बना करके यहाँ भेजा गया था काम करने के लिए, और वो शरणागत नहीं था जिसने शेल्टर की एप्लीकेशन लगाई हो और परमानेंट सेटलमेंट के लिए कोई आवेदन दिया हो। तो ये थोड़ी सी तथ्यपरक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था। तो हमारी पिटाई दो जगह हो रही है। एक तो पाकिस्तान की एम्बेसी रोज इन भाई बहनों से 15 लाख रुपए कमा रही है, जिनसे बम गोली बंदूक खरीदे जाएंगे और हमारे ही बच्चों को मारा जाएगा। और दूसरा, भारत की ब्यूरोक्रेसी, एमएचए की ब्यूरोक्रेसी इस कागजों को दबा करके, इन सारी सदप्रयासों को दबा करके इन लोगों के हैरेसमेंट में कोई कमी बाकी नहीं रखती है।